हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हमने समझ लिए थे, जैसे ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, मुख फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। इन सारे चीजों को हमने पिछले वीडियो में समझ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वक्ता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ सकता है। पहले हम अवतल दर्पण में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात करें। या इसी को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। इसी को तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो R बराबर 2F लिख सकते हैं, या ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात बराबर है। ठीक, तो पहले हम अवतल दर्पण में सिद्ध कर लेते हैं F बराबर R/2, उसके बाद हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। अब बात हुई है अवतल दर्पण की, तो पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक, इसे हम रंग देते हैं। अवतल दर्पण की जो प्रवर्तक सतह होती है वह अंदर की ओर क्या होता है, तो धंसा हुआ होता है। इसमें भी धंसा हुआ है। नाम देते हैं एम एम डैश। अवतल दर्पण कौन सा है, एम एम डैश लेते हैं। एक प्रधान अक्ष यानी मुख अक्ष लेते हैं। सी पी ओ नाम देते हैं। आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। पी क्या हो गया, तो इस दर्पण का यानी अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया पी। ये सी जो हुआ ये वक्रता केंद्र हो गया किसका, तो ये अवतल दर्पण का है ना। अवतल दर्पण एम एम डैश का वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी है। ठीक, अब एक प्रकाश की किरण इस प्रधान अक्ष के समांतर हम लाते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर लाते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, तो वह मुख फोकस से होकर के क्या होती है, गुजरती है। मुख फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो मुख फोकस से होकर गुजरती है। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, हम पढ़े थे एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण लेते हैं, जब इस प्रकार से आपतित किरण होती है तो इस प्रकार से परावर्तित किरण हो जाती है। ये जो बीच में जो इस प्रकार से हम दर्शाते हैं इसे क्या कहते हैं, अभी लंब कहते हैं। ये आपतन कोण हो गया, ये प्रवर्तन कोण हो गया। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो यहां से जो नाम देते ए बी, आपतित किरण ए बी, परावर्तित किरण एफ बी। ये जो बी और सी को जब मिलाएंगे तो ये अभिलंब होगा। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब है ना। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा, पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं एम एम डैश,
जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। ए बी आपतित किरण, ए बी प्रकाश की किरण ए बी प्रधान अक्ष से समांतर आती है, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें एफ से क्या होती है, गुजरती है, तथा बी सी अभिलंब है। इतना पहले हम लिख देते हैं, ठीक। माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P कैपिटल P तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है, कैपिटल C है, कैपिटल C है। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। प्रकाश की किरण ए बी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष कौन सा, CPO लिख सकते हैं, CPO के समांतर आती है तथा परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें F से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद परावर्तित किरण F से होकर गुजरती है, F से होकर गुजरती है। B को C से मिलाया जो अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल हो गया इसे बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण हुआ यह हो गया परावर्तन कोण। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, चूंकि कोण ABC बराबर कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण बराबर कोण I। कोण FBC ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण, बराबर कोण और अब हम ऐसा मान लेते हैं कि CP जो है यह वक्रता त्रिज्या है, यहां से यहां तक का जो लंबाई है ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, और यहां से यहां तक जो लंबाई हुआ यानी F से लेकर के ये P तक, इसको स्मॉल f मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल f।
वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी। माना वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन सा, पी सी मान लेते हैं, पी सी बराबर कैपिटल आर। साथ ही फोकस दूरी, फोकस दूरी कौन सा, पी एफ है, पी एफ बराबर स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बाई टू यानी आर बटा टू, या इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आर और में करके लिख देते हैं, या आर कैपिटल आर बराबर टू इंटू स्मॉल एफ, तीर्था तिरछी गुणा करेंगे तो कैपिटल आर बराबर टू इंटू एफ आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहां पे आपतित किरण, आपतित किरण यानी परावर्तन के नियम हम अपनाएंगे, तो आपतन कोण बराबर क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण। तो पहले लिख देते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हालांकि एक और नियम है लेकिन उसका इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण ए बी सी बराबर परावर्तन कोण बी एफ सी, ए बी सी बराबर बी एफ बी सी, ए बी सी बराबर एफ बी सी, ये कोण बराबर ये कोण। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण एफ बी सी, एफ बी सी, इसे मान लेते हैं समीकरण एक, समीकरण एक मान लेते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ए बी को बाहर कर देते हैं, बी सी को भी बाहर कर देते हैं जो इस प्रकार है, और सी पी को भी बाहर कर देते हैं जो इस प्रकार है। तो ये ए बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे पी हो गया। ये जो किरण है ये भी, ये सीपी के समांतर है, सीपी के समांतर है, और बीसी जो है इन दोनों समांतर किरणों को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो 9th में एक प्रमेय पढ़े थे कि जब समांतर किरणें को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बने एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां आइए, ये कोण ए बी सी बराबर हम बोल सकते हैं बी सी एफ, ए बी सी बराबर बी सी एफ या बी सी पी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी सी ई कोण बराबर बी सी एफ, ए कोण है ना, ये कोण किससे, तो एकांतर कोण से। पहले लिख देते यहां पे कि कैसे हुआ, चूंकि ए बी समांतर सीपी है, चूंकि ए बी समांतर सीपी है, जिसे है ना, जिसे तिर्यक रेखा, जिसे तिर्यक रेखा कौन सा, बी सी क्या कर रही है,
प्रतिच्छेद कर रही है, कर रही है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। हमने क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे लिखे हैं, तो प्रवर्तन के नियम से ए बी सी बराबर एफ बी सी, ये कोण बराबर ये कोण, प्रवर्तन के नियम से। और ये दो किरण क्या समांतर है, तो एकांतर कोण से ए बी सी बराबर बी सी एफ, बी सी एफ, यानी ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए, तो एलएचएस वाले पार्ट जो है वो क्या है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि आरएचएस वाला पार्ट भी हमें बराबर होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या होगा, बराबर होगा, यानी एफ बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ। अब ध्यान से देखिए, बराबर क्या हो गया, एफ बी सी, ये कोण बराबर बी सी एफ। इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखिए, इस प्रकार हो रहा है ना, बी सी एफ, ये कोण एफ बी सी, ये कोण बराबर बी सी एफ, ये कोण आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और बराबर कोण के सामने वाले जो भुजा होते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये कोण है, ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसीलिए भुजा बी एफ, ध्यान से देखिए, ये कोण बराबर ये कोण हो गया, तो भुजा बी एफ बराबर भुजा सी एफ, है ना, भुजा बी एफ बराबर भुजा सी एफ होगा। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखिए, अगर हम बी को, बिंदु बी को पी के एकदम नजदीक लेके आएंगे, बिंदु बी को पी के एकदम नजदीक लाएंगे, तो बी एफ लगभग बराबर किसका हो जाएगा, पी एफ का, लगभग किसके बराबर हो जाएगा। ये बिंदु जब इसके एकदम नजदीक आ जाएगा, पी के एकदम नजदीक आ जाएगा, तो बी एफ बराबर पी एफ बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। ठीक, पहले लिख देते हैं, जब बिंदु बी पी के एकदम नजदीक हो, जब बिंदु बी पी के एकदम नजदीक हो तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ।
तो हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को आप ध्यान से देखिए तो एलएचएस वाला पार्ट क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, है ना। बी एफ यहाँ भी है, बी एफ यहाँ भी है, तो एलएचएस वाला पार्ट जब बराबर हो गया तो आरएचएस वाला पार्ट भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब लिखते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से हम क्या देख रहे हैं, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए सीपी क्या है, सीपी वक्रता त्रिज्या है, सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है सीपी, है ना। सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। सीपी बराबर हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। ध्यान से देखिए सीपी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, है ना। लिखते हैं चूंकि सीपी बराबर या पीसी बराबर, पीसी बोलिए चाहे सीपी बोलिए, है ना। पीसी यहाँ पे पीसी लिखे तो पीसी ही लिखते हैं। पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। पीसी बराबर सी एफ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ। हमको एफ के फॉर्म में लाना है तो सी एफ हटा के पी एफ के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि पी एफ कितना एफ है, तो सी एफ के स्थान पर क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, पी एफ। अब पहले से पी एफ है तो पी एफ, तो हो गया पीसी बराबर टू पी एफ, पीसी बराबर टू पी एफ। अब पीसी या पीसी क्या है या सीपी क्या है, पीसी या सीपी, है ना। पीसी कितना है तो कैपिटल आर है, पीसी क्या है, कैपिटल आर है, तो पीसी के स्थान पर कैपिटल आर दे देते हैं टू, और पीएफ कितना है तो स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ देते हैं, स्मॉल एफ देते हैं। ठीक, यहां से ध्यान से देखिए तो प्रूफ हो चुका है आर बराबर 2f। अब इस फॉर्म में ले आते हैं, इसीलिए स्मॉल एफ बराबर ये 2 चल जाएगा भागा में, यानी आर बटे टू, आर बटे टू। यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया है ना। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उत्तल दर्पण में रिलेशन देखेंगे। ये हो गया अवतल दर्पण में रिलेशन स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में, यानी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में रिलेशन अवतल दर्पण में हो गया। अब यही रिलेशन हम किस में देखेंगे, उत्तल दर्पण में। तो कुछ नहीं करना है, अवतल के स्थान पर खाली उत्तर लिखना, उत्तल लिखना है, सॉरी उत्तल लिखना है ना। तो अगला हेडिंग आप दे दीजिएगा उत्तल दर्पण, यानी अवतल को हटा के उत्तल खाली कर देना है ना, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल को हटा के खाली उत्तल कर देना है, उत्तल दर्पण, है ना। ये अगला हेडिंग आप लोग दीजिए। अब हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू।
बात हो रही है उत्तल दर्पण का, तो पहले हम उत्तल दर्पण एक बना लेते हैं। अब उत्तल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होता है वह उभरा हुआ होता है ना, यानी अंदर वाले भाग हम क्या करेंगे, रंग देंगे, इस प्रकार से रंग देते हैं। नाम देते हैं एम एम डैश। अब उत्तल दर्पण एम एम डैश। इस उत्तल दर्पण का P क्या है, ध्रुव है, यह ध्रुव है। यहां से एक प्रधान अक्ष गुजारते हैं, ये हो गया कैपिटल P, कैपिटल P। और इसे नाम देते हैं कैपिटल C, यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो हमने क्या देखा अभी, एक उत्तल दर्पण एम एम डैश लिया, एम एम डैश लिया, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, कैपिटल C है। अब क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण भेजेंगे चाहे गुजारेंगे ना, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण भेज दिए, ठीक ना। तो दर्पण से जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद ये इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक। तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। तो एक्चुअली में ये जो किरण है ये कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसे क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो जिस बिंदु से फैलते हुए मालूम पड़ रही है या अपसरित होती हुई मालूम पड़ रही है, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। अब क्या हो गया, पीसी जो है अब वक्रता त्रिज्या हो गया, और पीएफ जो हो गया मुख्य फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया। आपतित किरण मान लेते हैं ए बी है, ए बी है, और परावर्तित किरण बी डी मान लेते हैं, बी डी मान लेते हैं। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण जब हो गया तो अभिलंब भी तो होना चाहिए, तो अभिलंब कैसे होगा, तो अभिलंब मान लेते हैं कि B और N अभिलंब है, BN अभिलंब है, BN अभिलंब है। इस अभिलंब को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और C से क्या करते हैं, मिला देते हैं, C से मिला देते हैं। NB जो अभिलंब हुआ इसे पीछे बढ़ाते हुए कहां से मिलाना है, वक्रता केंद्र C से मिला देते हैं। अब जो जो हम किए हैं उसे हम लिख देते हैं। हमने क्या किया, माना एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव कौन सा है, तो कैपिटल P तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है, कैपिटल C है। प्रकाश की किरण कौन सा, ए बी प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रकाश की किरण ए बी
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष कौन सा, OPC दे सकते हैं नाम, OPC के समांतर आ रही है, आ रही है। परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण BD, परावर्तित किरण BD F बिंदु से जाती हुई मालूम होती है या प्रतीत हो रही है। BD F बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, हो रही है। अभिलंब NB को, अभिलंब NB को C से मिलाया, C से मिलाया, C से मिलाया, C से मिलाया। इतना प्रक्रिया करने के बाद अब यहां पे ध्यान से देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण यानी I। अब परावर्तित किरण, ध्यान दीजिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण यानी स्मॉल r, स्मॉल r। तो इससे पहले हम लिख देते हैं, चूंकि कोण ABN बराबर कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर कोण I। कोण DBN बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर स्मॉल r, स्मॉल r। अब हम PC को मान लेते हैं, PC को मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या, और PF को मान लेते हैं, PF को क्या मान लेते हैं, वक्रता, सॉरी फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो लिखते हैं माना PC, सॉरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC बराबर कैपिटल R। अब फोकस दूरी PF बराबर स्मॉल f, स्मॉल f। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि स्मॉल f बराबर कैपिटल R बटा 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैपिटल R बराबर 2f, तिरछे गुना करके, है ना, यही हमें सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, पुनः हम चलेंगे परावर्तन के नियम से। पहले परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ पे लिखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के दो नियम होते हैं लेकिन एक का इस्तेमाल होगा यहाँ पे,
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कौन हो जाएगा, ए बी एन, ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर परावर्तन कोण डी बी एन, कोण डी बी एन, डी बी एन। समीकरण एक मान लेते हैं, इसे समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, हम एक पर में पढ़े थे 9th में कि जब दो किरणें या दो रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से जब प्रतिच्छेद करती है तो समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसके सामने वाला कोण ये है तो ये बराबर हो जाएंगे, इसके सामने वाला कोण ये है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि बी डी बी एफ को हम बाहर निकालते हैं। ठीक, इस प्रकार से है डी बी और एफ, एन बी सी को बाहर निकालते हैं, इस प्रकार से है एन बी सी, है ना। ध्यान से देखिए, डी बी एफ लिखे डी बी एफ, एन बी सी लिखे एन बी सी। ये जो दो रेखा है ये और ये दो रेखा है डी बी एफ और एन बी सी, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनके जो समूह कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण, इस कोण का सामने वाला कोण कौन हो गया, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या हम बोल सकते हैं कोण डी बी एन बराबर कोण एफ बी सी या सी बी एफ, किससे, समूह कोण से, तो पहले ये हम लिख देते हैं। लिखते हैं, चूंकि कोण डी बी एन, या फिर हम इस प्रकार लिख देते हैं एफ बी सी, पहले लिख देते हैं, पहले नीचे वाला कोण लिख देते हैं एफ बी सी, एफ बी सी, ये कोण बराबर डी बी एन, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए तो RHS बराबर हो रहे हैं। जब RHS बराबर होगा तो LHS स्वाभाविक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से RHS बराबर हो गया तो LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बी एन बराबर कोण एफ बी सी, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब आप ध्यान से देखिए, 9th में एक हम पर में पढ़े थे कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये संगत जो कोण होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए तो ए बी को हम बाहर निकालते हैं, ए बी को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे पी सी को बाहर निकालते हैं या फिर ओ पी सी को बाहर निकाल देते हैं, इस प्रकार से ओ पी सी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए तो एन बी सी कौन सा, एन बी सी
एक तिर्यक रेखा है जो इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बी को और ओपी सी को, यानी इस प्रकार से है, इस प्रकार से है एन बी सी। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण होंगे, क्योंकि ये समांतर ये है। तो संगत कोण जब हो गया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस कोण बराबर कौन सा कोण लिखेंगे, संगत कोण, तो ये कोण लिखेंगे, ये कोण लिखेंगे। इसे हम लिख देते हैं, पहले क्या लिखते हैं कि ए बी, चूंकि ए बी समांतर पीसी है, ए बी समांतर पीसी है, जिसे तिर्यक रेखा एन सी प्रतिच्छेद कर रही है। चूंकि ए बी समांतर पीसी है तथा तिर्यक रेखा कौन सा, एन सी या एन बी सी बोल सकते हैं, तिर्यक रेखा एन सी प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पे आप लिख दीजिए, छूट गया है। ये हुआ था किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से आप लिख दीजिएगा, ठीक। ये समांतर ये है, ये समांतर ये है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो संगत कोण से ए बी एन, कोण ए बी एन, कौन सा कोण, ए बी एन बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ होगा। समीकरण मान लेते हैं 4। अब समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को ध्यान से देखिए, तो एलएचएस बराबर हो रहा है, इसका मतलब आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या लिखेंगे, कोण एफ बी सी बराबर कोण बी सी एफ। अब ध्यान से देखिए, दो जो कोण बराबर हो रहे हैं, ये कौन से त्रिभुज में आ गया, एफ बी सी और बी सी एफ, यानी इस त्रिभुज में आ गया, बी एफ सी त्रिभुज में। इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब है कि यह जो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गए तो ये बराबर जो कोण हुआ, इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसीलिए भुजा कौन सा, ये कोण बराबर ये कोण है, तो इस कोण के सामने भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये, यानी एफ सी बराबर होगा, यानी बी एफ बराबर एफ सी। इसीलिए बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी। समीकरण 5 मान लेते हैं, समीकरण 5। अब ध्यान से देखिए, ऐसा हम मान लेते हैं कि बी बिंदु जो है ये P के एकदम नजदीक चला जाए, P के एकदम नजदीक चला जाए। तो हम बोल सकते हैं, जब ये बिंदु P के एकदम नजदीक जाएगा तो BF लमसम PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बराबर। तो हम लिखेंगे, चूंकि या जब
बिंदु बी, बिंदु बी पी के एकदम नजदीक हो, एकदम नजदीक हो, तो क्या होगा, तो बी एफ बराबर पी एफ होगा, बी एफ बराबर पी एफ होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 6, समीकरण 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 एवं समीकरण 6 में आप देखिए तो एलएचएस बराबर हो रहे हैं, इसका आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब लिखते हैं समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से, समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से क्या लिखेंगे, एलएचएस तो बराबर हो गया, तो आरएचएस क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, एफ सी बराबर पी एफ। अब ध्यान से देखिए, पीसी क्या है, तो पीसी वक्रता त्रिज्या है। पीसी को हम लिख सकते हैं पीएफ प्लस एफसी, पीएफ प्लस एफसी बराबर पीसी लिखते हैं। चूंकि पीसी बराबर पीएफ प्लस एफ सी, पीएफ प्लस एफ सी, पीसी बराबर पीएफ प्लस एफसी को क्या लिख सकते हैं, एफसी के स्थान पर पीएफ लिख सकते हैं, पीएफ लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, पीसी बराबर 2pf हो गया, पीसी बराबर 2pf हो गया। अब पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी को लिख सकते हैं कैपिटल आर, पीसी को लिख सकते हैं कैपिटल आर 2 इंटू, पीएफ को लिख सकते हैं स्मॉल एफ। तो सिद्ध हो चुका है आर बराबर 2f। अब इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, इसलिए स्मॉल एफ बराबर आर बटे 2, तो उत्तल दर्पण में भी सिद्ध हो चुका है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इन सारे चीजों को आप समझ गए होंगे, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी चीज हम बताए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।